जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक इतिहास से है, यानी कि हिस्ट्री से है। तो हिस्ट्री से आज हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश यानी कि गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, तो आज हम गुलाम वंश पढ़ेंगे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश। तो गुलाम वंश दोस्तों कब से कब तक चला और उसमें कौन कौन से राजा थे जिन्होंने क्या क्या चीज़ें बनवाई और क्या क्या युद्ध लड़े, हम सारा गुलाम वंश में पूरा कंप्लीट वीडियो यहाँ पे गुलाम वंश लेके आए हैं। तो गुलाम वंश आप इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के दोस्तों। तो गुलाम वंश से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। गुलाम वंश से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम गुलाम वंश से यहाँ पर लेके आए हैं। इससे बाहर आपसे मैं गारंटी देता हूँ, इससे बाहर गुलाम वंश का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन सारे गुलाम वंश के क्वेश्चनों को हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कौन मोहम्मद गोरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी? यानी कि गुलाम वंश का पहला राजा कौन था दोस्तों, पहला शासक कौन था? तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन डी। तो गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, यानी कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, याद रखेंगे। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई। उसी टाइम फिर गुलाम वंश की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गोरी के मरने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, याद रखेंगे। कब की? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आज आप लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे, दोबारा आप लोगों को कभी गुलाम वंश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। बहुत सरल और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा गुलाम वंश के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? तो याद रखेंगे 1206 ईस्वी में। आपको अभी मैंने बताया मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी, यानी कि स्थापना की। तो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 1210 ईस्वी किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी? चलिए जान लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे 1210 ईस्वी में। इस प्रकार यहाँ पे इनका शासनकाल समाप्त हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इनकी मृत्यु के बाद। तो इनका शासनकाल कब से कब तक चला? तो याद रखेंगे 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। उसके बाद पोलो या चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों, तो उसको नष्ट करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक कौन था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी। कौन था दोस्तों? ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी जो था वो तुर्क शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था दोस्तों। तो इसने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर इसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था दोस्तों। क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि इस विद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि ये 3 महीने तक दोस्तों जलती रही। मतलब कि बहुत नुकसान हुआ, बहुत बड़ा क्षति हुआ इस विश्वविद्यालय को। इतनी ज़्यादा मात्रा में पुस्तकें थीं कि 3 महीने तक ये पुस्तकें जलती रहीं, याद रखेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट, यानी कि उस पर आग किसने लगाया? तो बख्तियार खिलजी लगाया, जो कि एक तुर्क शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? तो लाख बख्श का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है दान देना, यानी कि लाखों का दान देना, बहुत ज्यादा मात्रा में दान देना, उसे लाख बख्श या लाखों का दाता कहा जाता है। तो वो किस
सुल्तान को ये उपाधि दी गई थी दोस्तों? चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि दी गई थी। याद रखेंगे, बहुत बड़े पैमाने में दान देने के लिए इन्हें लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? यहां दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर सभी लोग लगाएंगे। अगर आपसे यहां पे ये देख रहे हैं, यहां पे वास्तविक संस्थापक अगर पूछ ले, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी। वास्तविक अगर आपसे पूछेगा, वास्तविक का मतलब है दोस्तों, इल्तुतमिश ने इतना ज्यादा इस वंश के लिए काम किया, यानी कि गुलाम वंश के लिए इतना अच्छा और इतना ज्यादा काम किया, यानी कि गुलाम वंश को बढ़ाने का काम किया। इस वजह से भारत में इन्हें वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को गुलाम वंश का माना गया है। इन्होंने किस लिए माना गया है? इन्होंने रणथंबोर, ग्वालियर, मालवा जैसे राजपूतों के जो राज्य थे उनको अपने कब्जे में किया और गुलाम वंश को बढ़ाया। मंगोलों के हमले से इसने बचाया और इसने नए नए सिक्के जारी किए, यानी भारत में पहली बार चांदी के सिक्के, चांदी, तांबा और जीतल के सिक्कों का इन्होंने जो है निर्माण करवाया। इस वजह से इन्हें गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, इल्तुतमिश याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। चलिए जान लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो वो कौन था? याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी के क्वेश्चनों में कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो याद रखेंगे मलिक जानी, ऑप्शन बी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया मलिक जानी को। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अजमेर जो कि कहां पर है? राजस्थान में है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया दोस्तों? याद रखेंगे इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो याद रखेंगे मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया दोस्तों। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जहां बना है दोस्तों, एक चीज नोट करेंगे आप लोग, तो ये यहां पर क्या हुआ करता था? एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, बहुत बड़ा, बहुत पुराना संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। तो मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां तुड़वाकर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? तो कौन सा था दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था। तो भारत में चांदी के सिक्के और चांदी, तांबा और जीतल, यहां पर जीतल और तांबा भी नोट डाउन करेंगे आप, तांबा और जीतल, साथ में चांदी, तांबा, जीतल के सिक्के जारी करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो याद रखेंगे इल्तुतमिश। इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। किसे? इल्तुतमिश ने चांदी के टंके, चांदी के सिक्के, तांबा, जीतल, इन सबको जारी किया जो मध्यकालीन शासक था। तो कौन था? इल्तुतमिश। बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह को किसने बनवाया था? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह को किसने बनवाया? तो याद रखेंगे किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। तो ये दरगाह कहां पर है? ये दिल्ली में है। याद रखेंगे सभी लोग, कहां पर है? ये दरगाह दिल्ली में है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह को तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की? चलिए जान लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? याद रखेंगे ऑप्शन है नासिर आमिर उल मोमिन। क्या? ऑप्शन है नासिर आमिर उल मोमिन उपाधि इल्तुतमिश ने धारण की थी। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फर्रुख मुदीर एवं हसन निजामी किस सुल्तान के दरबारी
प्रसिद्ध विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान भी थे ये और प्रसिद्ध कवि भी थे, याद रखेंगे। फर्रुख मुद्दीर एवं हसन निजामी किस सुल्तान के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे या कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखेंगे सभी लोग। तो किसके दरबारी कवि और विद्वान थे ये? कुतुबुद्दीन ऐबक के, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है। तो इंडो इस्लामिक कला का पहला उदाहरण क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे इंडो इस्लामिक क्या होता है? इंडो यानी कि इंडिया और इस्लामिक मतलब अरब देश। तो इनकी मिली जुली जो भी मस्जिदें या मंदिरें या मस्जिदें बनवाई जाती थीं तो उनको इंडो इस्लामिक कला कहा जाता था। तो ये कौन सी है? इसका पहला उदाहरण कौन सा है? कुव्वत उल इस्लाम, याद रखेंगे ऑप्शन ए कुव्वत उल इस्लाम इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये दिल्ली में है, याद रखेंगे। कहाँ पर है? दिल्ली में है, जो इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? चलिए जान लेते हैं इसमें से कौन सा नहीं कराया गया था। तो कुतुब मीनार बिल्कुल इनके द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बिल्कुल करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल कराया गया। अलाई दरवाजा, तो यहाँ देख सकते हैं अलाई दरवाजा का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। लगभग 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो अलाई दरवाजे का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया, बाकी तीनों का करवाया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी और उसी समय दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो कि 1206 ईस्वी, याद रखेंगे सभी लोग। तो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली दोस्तों? 1206 से 1526 तक। 1526 तक दिल्ली सल्तनत थी। तो पहला जो इसका वंश था वो गुलाम वंश था, जो 1206 से 1290 तक शुरू हुआ था, याद रखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने किया, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, यहां पे आपका आंसर अलग होगा, और कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण रूप से या पूरा किसने करवाया, यहां आपका ऑप्शन अलग होगा। ये दोनों चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है दोस्तों। और कई बच्चे इसको गलत करके आते हैं, जल्दी जल्दी में आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर कुछ और लगा के चले आते हैं। तो इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया पूछा है दोस्तों। क्या किया? पूरा किया। तो पूरा इल्तुतमिश ने किया। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे अपने दिमाग में और अपने रजिस्टर में। तो इल्तुतमिश ने जो है इसका निर्माण पूरा करवाया था दोस्तों। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछे कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, यानी कि शुरुआत किसने की, तो शुरुआत किसने की थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, शुरुआत। उसके बाद 1210 ईस्वी में ये इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका कार्यभार संभाला इल्तुतमिश ने, इनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। फिर उन्होंने इसका काम पूरा करवाया, कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया, याद रखेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। कुतुब मीनार, एक चीज नोट डाउन करेंगे कि कुतुब मीनार बनवाया किसकी याद में था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर निर्माण पूरा किसने करवाया तो इल्तुतमिश होगा, और शुरुआत किसने की तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक, और निर्माण पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत की
प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इकलौती महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन थी? ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम यानी कि एक ही शासक हुई थी, वो पहली भी थी और आखिरी भी थी, तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी, याद रखेंगे सभी लोग। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और आखिरी थी। तो इन्होंने कब से कब तक शासक किया? याद रखेंगे, कब से कब तक रजिया सुल्तान ने शासक किया? तो 1236 से दोस्तों 40 तक रजिया सुल्तान ने राज किया। तो रजिया सुल्तान पुत्री किसकी थी? तो ये दोस्तों इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की पुत्री थी दोस्तों रजिया सुल्तान, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस चीज को नोट डाउन करेंगे आप लोग, ऑप्शन डी, 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं बहुत सेलेक्ट करके लाया हूं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। इससे बाहर दिल्ली सल्तनत आपसे नहीं पूछेगा, यानी कि गुलाम वंश का नहीं पूछेगा। ये पहली क्लास है दोस्तों गुलाम वंश की। आगे दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं उसके बारे में हम टॉपिक वाइज टॉपिक रोज डेली आपको वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। बस आप ऐसी प्यार दिखाते रहिए, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, आपको अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो याद रखेंगे तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे इल्तुतमिश, ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों। तो आखिर इसमें होता क्या है दोस्तों? तुर्कान-ए-चहलगानी है क्या चीज? तो याद रखेंगे इसमें 40 सरदारों का गठन ये करता था इल्तुतमिश। 40 सरदारों की एक टीम बनाता था, एक तरह से आप लोग समझ लीजिए 40 सरदारों की एक टीम बनाता था जो विद्रोहियों से लड़ने में सक्षम होते थे और राजा के यानी कि सुल्तान के बहुत भरोसेमंद होते थे ये 40 सरदार, जिनको हर जगह ये बैठा के इनको विद्रोहियों से लड़ने के लिए, उनको समझने के लिए इनको रखा गया था, 40 सरदारों की टीम को। तो इसे तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन कहा जाता है, जिसको किसने किया? इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की ये आपसे पूछेगा तो बिल्कुल आप इल्तुतमिश ही बताएंगे। तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन डी, इल्तुतमिश, बिल्कुल आप राइट आंसर लगाएंगे। तो इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने शुरू की, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जब हुई थी 1210 ईस्वी में, तो उस समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो याद रखेंगे दोस्तों बदायूं का। कहाँ का गवर्नर था इल्तुतमिश? तो वो बदायूं का गवर्नर था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया किसने किया? याद रखेंगे सभी लोग, किसने किया? इल्तुतमिश ने दोस्तों, ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, याद रखेंगे। और इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था दोस्तों वो कब से कब तक चला? तो 1211 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश ने राज किया था दिल्ली सल्तनत पे, यानी कि गुलाम वंश पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? चलिए जान लेते हैं। तो रजिया सुल्तान के दोस्तों पति का क्या नाम था? तो अल्तुनिया, ऑप्शन सी, अल्तुनिया बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? इनका नाम था अल्तुनिया, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गुलाम वंश का ऐसा शासक जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, वो कौन सा सुल्तान था यानी कि शासक था गुलाम वंश का? चलिए इसका आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों नसरुद्दीन महमूद। कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए, नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा गुलाम वंश का सुल्तान था या शासक था जो टोपी सीकर
अपना जीवन निर्वाह करता था। तो नसरुद्दीन महमूद से दोस्तों बलबन एक गुलाम वंश के सुल्तान थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन महमूद से करवाई थी। चलिए उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो टोपी सीकर जो अपना जीवन निर्वाह करता था वो शासक कौन था गुलाम वंश का? तो नसरुद्दीन महमूद था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 40 अमीरों के दल तुर्कान चहलगानी का दमन किसके द्वारा किया गया? तुर्कान चहलगानी जिसको मैंने बताया था 40 सरदारों का टीम होती थी जो विद्रोहियों का सामना करने के लिए होता था दोस्तों, जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। पर इसके दमन किसने किया, यानी कि इसे समाप्त किसने किया? तो 40 यानी तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसने किया, इसका भी आंसर हम लोग जानेंगे। तो समाप्त किसने किया दोस्तों, याद रखेंगे बलबन ने। ऑप्शन सी, बलबन ने 40 अमीरों के दल यानी कि तुर्कान चहलगानी का दमन किया, यानी कि उसे समाप्त किया, याद रखेंगे। शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, पर समाप्त किसने किया? तो बलबन ने किया, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस सुल्तान ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्साह, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नवरोज उत्साह प्रारंभ किया दोस्तों? तो किस सुल्तान ने किया, याद रखेंगे। तो नवरोज जो उत्साह है वो बलबन ने इसको स्टार्ट किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नवरोज उत्साह जो है वो फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्साह किसने दोबारा से चालू किया? तो बलबन ने किया, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस सुल्तान ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई? चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया। तो लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बलबन, याद रखेंगे। लोह एवं रक्त की नीति से क्या अभिप्राय है, यानी कि बलबन ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसमें दुश्मनों को बहुत कठोरता से बुरी तरह से मारा जाता था, यानी कि तलवारों और छुरियों से हर तरह से प्रहार करके अनुमति दे दी थी कि जिस तरह चाहें वैसे आप इनको मार सकते हैं। तो इसे कहते हैं लोह एवं रक्त की नीति, यानी कि कठोरता से दुश्मनों का सामना करने के लिए यह नीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा अपनाई गई थी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, सीमांतों हेतु निगरानी रखने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। जिस प्रकार से इस टाइम गुप्तचर विभाग होते हैं, जैसे कि सीबीआई है अपनी, एनआईए है अपनी, रॉ है अपनी, उसी प्रकार से उस समय गुलाम वंश के समय सीमांतों हेतु निगरानी रखने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की? तो किसने की दोस्तों? बलबन ने की, याद रखेंगे। किसने की? बलबन ने की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। गुप्तचर विभाग की स्थापना गुलाम वंश में किसने की? तो बलबन ने की, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो गुलाम वंश का दोस्तों, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे गुलाम वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन डी शमसुद्दीन कैमूर। दोस्तों ये सिर्फ 3 साल का था, 3 साल का था शमसुद्दीन कैमूर, जिसको क्या किया गया, जलालुद्दीन खिलजी ने इनकी दोनों आंखें फोड़ दी और इसको मार दिया। एक 3 साल का बच्चा था ये, जो उत्तराधिकारी बना था गुलाम वंश का। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी दोनों आंखें फोड़ के इनको मार दिया और फिर खुद शासन किया, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से 1206 से 1290 गुलाम वंश की समाप्ति हुई थी 1290 में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो गुलाम वंश ने दिल्ली सत्ता पर कब तक राज किया? तो अभी मैंने आपको बताया था 1206 से 1290। तो गुलाम वंश को दोस्तों ममलूक वंश भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिख के आता है ममलूक वंश या दास वंश, याद रखेंगे। इस नाम से भी गुलाम वंश को जाना जाता है। चलिए हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यानी आखिरी क्वेश्चन, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता, तूतीय हिंद की उपाधि यानी कि तूतीय हिंद किसे कहा जाता है दोस्तों? चलिए इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों कौन थे? एक मुस्लिम महान कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों, इस्लाम के यानी कि मुस्लिम प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें तूतीय हिंद की उपाधि दी गई, यानी भारत का तोता भी इन्हें कहा जाता है, भारत के तोते नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये ऐसे प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा दोस्तों, 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, बलबन से लेके
गयासुद्दीन तुगलक तक दोस्तों, बलबन से लेके गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल इन्होंने देखा दोस्तों। एक चीज और नोट डाउन करेंगे तो अमीर खुसरो जो थे दोस्तों, वो तबला और सितार के आविष्कारक भी हैं दोस्तों। ये भी आप चीज नोट करेंगे, तबला और सितार के आविष्कारक भी हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे गुलाम वंश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे गुलाम वंश की समाप्ति होगी 1290 में। तो दोस्तों आप बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि गुलाम वंश के बाद अगला जो वंश आया वो कौन सा आया। वो मैं पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि अगला वंश गुलाम वंश के बाद कौन सा आया। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। दोस्तों पढ़ने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।